हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑविंसम इंटरनेशनल स्कूल। मेरा नाम है दीपक तंवर। हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3। देखो, इससे पहले प्रीवियस सेशन में हमने देखा था मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में हम बात कर रहे थे। तो बेसिकली अगर मैं आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊं तो भारत का जो रीजन, हम जैसे कि मैंने एक सिंपल रफ डायग्राम बनाया है भारत का, और ये पाकिस्तान वाला और ये अफगानिस्तान वाला रीजन है। तो इसमें से मैं क्या करता हूं, मैं ये बाउंड्रीज हटा देता हूं। क्या कर देता हूं, मैं बाउंड्रीज हटा देता हूं और इसके बाद जो पूरा बचता है जगह, वो सारा का सारा मौर्य एम्पायर में आ जाता है। तो मौर्यों का शासनकाल लगभग भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और इसी में हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं अफगानिस्तान में, कुछ मूर्तियां, और साथ ही साथ हम यहां देखेंगे कनिष्क या फिर कुषाण शासक जो है उनकी मूर्तियों के एविडेंस भी हमें यहां देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आज हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक है वो होने वाला है डिवाइन किंग्स। अब देखो, डिवाइन किंग का मतलब क्या होता है, देव्य राजा। इन हिंदी में अगर मैं बात करूं, देव्य राजा मतलब इस प्रकार की उपाधि जिसमें राजा अपने आप को देवताओं के बराबर उपाधि प्रदान करता है, ताकि जनता में उसका राज्य जो है वो कायम रहे और जनता उनकी पूजा करे, राजा को देवतुल्य माना जाए। अब इसके एविडेंस हमें कहां मिलते हैं, उसके बारे में जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। One means of claiming high status was to identify with a variety of deities, and this strategy is best exemplified by the कुशानास। अब इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी सी का इनका पूरा कार्यक्रम, पूरा टाइम पीरियड जो है वो रहा है, जिसके अंदर हमें बेस्ट एग्जांपल मिलते हैं डिवाइन किंग्स या फिर डिवाइन किंग सरनेम के। और अगर मैं चीन के या फिर चाइना के रेफरेंस में बात करूं तो वहां के राजा भी इस तरह के सरनेम, इंडिकेशंस या फिर उपाधियां जो है वो अपने आप को प्रदान करते थे। और अगर आपने कोई चाइनीज मूवी देखी हो एंशिएंट कल्चर की, या फिर कोई पुरानी वॉर मूवीज देखी हो, तो उसमें अगर ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि राजा को जब भी बुलाया जाता है या फिर राजा का स्वागत किया जाता तो हमेशा वो उपाधियों के साथ करते, द लॉर्ड ऑफ फायर, द लॉर्ड ऑफ आइस, लॉर्ड ऑफ वाटर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। करेक्ट। तो वहां एक्चुअल में एविडेंस हमें मिले हैं कि चीन के सम्राट भी इस तरह की उपाधियों का उपयोग करते थे जनता में अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए। और बिल्कुल उसी तरह हमने देखा है कि कुषाण काल में भी ऐसी उपाधियां हमें देखने को मिलती है जहां पर राजाओं को देवताओं के तुल्य बताया गया है। Who ruled over West Kingdom extending from Central Asia to North West India। तो देखो, हमें एक एग्जैक्ट मैप का तो मैं आपको नहीं बोलता, बट रफ मैप में मैप वर्क का आइडिया होना चाहिए। तो हमें क्या बोल रहा है, ये सेंट्रल एशिया से लेके नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक की बात कर रहा है। तो मेरे पास अगर मैं बोलूं क्या, बिल्कुल सही बात है कि एशिया का मैप है, ठीक है। इसमें ना कोई स्केल है ना कोई मेजरमेंट है, डायरेक्ट एक रफ डायग्राम मान के चलो, एक ड्राइंग मान के चलो, जिसमें हमारा ये जो भारत है ना, ये इंडिया है। और सेंट्रल एशिया की मैं बात करता हूं, कुषाण शासक की, मतलब सेंट्रल एशिया हमने पूरा पूरा उठाया, साथ में नॉर्थ और वेस्ट का इंडिया। इट मींस कि अगर सामान्य शब्दों में मैं बात करूं तो इतना जो पूरा रीजन है, ये वाला सेंट्रल एशिया प्लस नॉर्थ वेस्ट जो भारत था, इस जगह पे पूरा का पूरा कुषाणों का शासन रहा है। कुषाणों का शासन इस रीजन में रहा है। करेक्ट। तो मतलब कि काफी फैला बिजनेस था इनका, है ना, काफी फैला हुआ बिजनेस था, बिल्कुल फैला हुआ था बिजनेस था। एंड देयर हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड textual traditions, and the notions of kingship they wished to project are perhaps best evidence in their coins and sculptures। अब एविडेंस तो बहुत सारे
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मान लो, एडमिनिस्ट्रेशन एविडेंस मान लो, कॉइन्स हैं, हड्डियां हैं, और जितने भी तरह के एविडेंस, रिटर्न एविडेंस है, वो हर जगह मिलते हैं, हमें कुछ मिल जाते हैं। परंतु जब हम सिर्फ डिवाइन किंग की उपाधियों की, इनके नोशन की बात करेंगे तो इनके पुख्ता प्रमाण हमें इनके सिक्कों में मिलते हैं और इनके स्कल्पचर में मिलते हैं, जो इन तरह के बनाए हुए होते हैं, जिनका डिजाइन अगर देखो और जिनका तरीका देखो निर्माण का, जैसे शासक है कोई, है ना, ये राजा है, ये राजा नहीं, एक्चुअली में कनिष्क राजा की मूर्ति है ये, करेक्ट, कनिष्क राजा की मूर्ति है। मूर्ति जो है आदि खंडित है। अगर आप इसको एक्चुअल में देखो तो पीछे कुछ इस प्रकार का ओरा जो है वो पहले बनाया जाता था, वो ओरा जो है इनका वो बनाया जाता था पीछे। और ऐसा ही हम देखते हैं देवताओं की मूर्तियों और देवताओं की पिक्चर्स में जो बनाई जाती है कि पीछे जो है चमकीला तरह का गोला जो है इनके पीछे रहता है, जो कि डायरेक्ट सिंबल प्रेजेंट करता है किसी गॉड होने का। तो इनमें भी क्या करते थे, ये अपने आप को गॉड लाइक दिखाने के लिए इस तरह की मूर्तियां बनते थे। और सिक्कों में प्रमाण है कि एक तरफ देवी देवताओं की प्रतिमा बनी होती थी, प्रिंट बना होता था, दूसरी तरफ वो शासक का प्रिंट बना होता था सिक्कों पर, जिससे ये जाहिर है कि वो अपने आप को देवताओं के समान मानते थे, या फिर उनका उद्गम, या फिर ऐसे ही प्रचार किया करते थे जनता में, ताकि जनता उनके कंट्रोल में रहे, उनकी पूजा करे और उनके सारे आदेशों का पालन करे। So colossal status of Kushana rulers have been found installed in Shin at Math near Mathura, Uttar Pradesh. Similar statues have been found in Shin in Afghanistan as well, and some historians feel this indicates that the Kushana consider themselves god-like. अपने आप को किस तरह बताना, भगवान के जैसे बताना। And many Kushana rulers also adopted द टाइटल देवपुत्रा। तो किस तरह बोलेंगे, किसी राजा का नाम समुद्रगुप्त है तो बोलेंगे वो देवपुत्र समुद्रगुप्त, देवपुत्रा और सन ऑफ गॉड, एंड पॉसिबली इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स हु कॉल्ड देमसेल्व्स सन ऑफ हेवन। स्वर्ग के राजा, महान प्रतापी, फलाना फलाना राजा की जय हो, इस प्रकार की उपाधियां थी। और अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनवा देता हूं जिससे आपको चैप्टर जो है वो याद रहे। तो देखो, कुशाना की हम बात करते हैं, है ना, कुशानास के बारे में हम बात करते हैं। अब इनका जो एविडेंस हमें मिला है, किसकी बात करी थी, शिन, मतलब एक आप बोलोगे कि देवताओं का स्थान हमें मिला है मठ जिसको बोलते हैं, और ये कहां है, ये है हमारा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। एक तो ये एविडेंस मिला है, इसके अलावा बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर हमें मिला है अफगानिस्तान में, है ना। दूसरा मैं बात करूं इसके सिमिलर, कहां मिला है एविडेंस, मूर्ति का हमें मिला है अफगानिस्तान में, है ना। और अफगानिस्तान में जो मूर्ति मिली है वो साइज में थोड़ी बड़ी है, क्या है, साइज में थोड़ी बड़ी है, मतलब बड़ी मूर्तियों का प्रचलन हमें यहां पर देखने को मिलता है। कुशानों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जिनमें इनकी उपाधियां कौन सी होती थी। अब जो या तो ये नोशन यूज करते थे या फिर सरनेम, कैसा यूज करते थे, गॉड लाइक, सन ऑफ गॉड, इस तरह का ये नोशन जो है वो यूज करते थे। अब इसका मैं अगर आपको और प्रमाण दूं तो देखो, और एविडेंस मैं आपको बताता हूं, करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया एक तरफ हमारा। अब दूसरा एविडेंस हमें देखने को मिलता है, एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है, प्रयाग
षष्ठी, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति इसका नाम है। इसके अलावा इस अभिलेख को इलाहाबाद अभिलेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद अभिलेख या फिर इलाहाबाद पिलर भी इसको कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जिसको इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं, और यही वो अभिलेख है जिसको अशोक का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को ही अशोक का अभिलेख कहते हैं, जिसको कौशांबी अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौशांबी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, अशोक का अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इलाहाबाद पिलर है। ठीक है, इसने बनवाया। और अब सुनना, ये जो इलाहाबाद पिलर है, इसकी फोटो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। बनाया किसने? अशोक ने। पर इसके अंदर हमें प्रमाण मिलता है किसका? समुद्रगुप्त का। इसका मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है। इसका प्रमाण मिलता है। अब समुद्रगुप्त के कार्यकाल में, समुद्रगुप्त का एक मिनिस्टर हुआ करता था। इसका मिनिस्टर बोल दो या फिर इसके दरबार का कवि बोल दो। एक दरबारी कवि पोइट था जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन नाम था। और वही हरिसेन इसका फॉरेन मिनिस्टर भी था। क्या था? इसी का फॉरेन मिनिस्टर भी था। कौन? ये हरिसेन। किसका था? समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के आह्वान पर इसने इलाहाबाद पिलर, यानी जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, और अशोक का कौशांबी अभिलेख भी वही है, इसकी उसने रचना की, अर्थात की लिपिबद्ध किया। क्या किया? हरिसेन ने लिपिबद्ध किया। इसको लिख देता हूं मैं, मतलब लिखा, है ना, लिखा या फिर इसको लिपिबद्ध किया। तो हमें यह पता लगा बेसिकली कि देखो, कुषाणों का जो देवतुल्य होने का प्रमाण है वो हमें कहां मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, जिसको इलाहाबाद पिलर और अशोक का कौशांबी अभिलेख भी उसी के अंदर है, जो समुद्रगुप्त ने, अशोक ने तो पहले लिखवा दिया, उसके बाद समुद्रगुप्त ने लिखवाया उसको, जिसका दरबारी कवि था हरिसेन, जो कि इसका फॉरेन मिनिस्टर भी था, उसने लिखा। और इसी इलाहाबाद पिलर से हमें कुछ जानकारियां मिलती है। क्या मिलती है? कुछ। अब यहां से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मैं बताता हूं आपको, है ना। इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें अशोक का भी अभिलेख है, उसमें समुद्रगुप्त का भी हमें मिलता है, और उसमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें मिलती है समुद्रगुप्त की। किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त की मिलती है, जिसमें समुद्रगुप्त को एक वीर योद्धा कहा गया है। क्या कहा गया है? वीर योद्धा कहा गया है। साथ ही साथ उसे शत युद्धों का विजेता कहा गया है, जो आप आगे पढ़ेंगे, है ना। स्पेशली इस अभिलेख के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जो अलग से आपको दिया गया, मैं आपको एक में ही नोट बनवा दे रहा हूं सारे, तो लिख लेना, ठीक है। शत युद्धों का विजेता कहा गया है उसमें, अभिलेख में। साथ ही साथ हमें एक जानकारी ये मिलती है कि उसी अभिलेख में, कौशांबी अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इलाहाबाद पिलर, इसी में हमें एक चीज और जानने को मिलती है कि समुद्रगुप्त को, ठीक है, क्या है कि समुद्रगुप्त को यहां पर गॉड लाइक बताया गया है, देवताओं के तुल्य बताया गया है। और हमें इस प्रशस्ति में देवताओं के नाम के साथ मेंशन किया गया है, और वो किस तरह मैं बताऊं। स्पेशली देवताओं के नाम लिखा गया है, जैसे कि इसको समुद्रगुप्त को गॉड वरुणा की जैसे बताया गया है। अब गॉड वरुण किसके हैं भैया? गॉड ऑफ ओशियन है, वो तो गॉड ऑफ ओशियन है, समुद्र के देवता। कौन है? वरुण देव। तो कहा गया है कि समुद्रगुप्त किनके समान है?
वरुण देव के समान है जो कि समुद्रों के राजा है। और भी सुनो, अब तक एक में सीमित नहीं है, ठीक है। वरुणा के बाद इंद्रदेव की बात की गई है। इंद्र जो कि गॉड ऑफ रेन है। बिल्कुल, कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो है हमारे ये राजा, ये इंद्रदेव के समान हैं। किसके राजा हैं? गॉड ऑफ रेन, उनके समान है। अभी तो और रुको, ठीक है। इनको बताया गया है कुबेर के समान। कुबेर कौन है? गॉड ऑफ वेल्थ, गॉड ऑफ वेल्थ। मतलब कि हमारे जो समुद्रगुप्त हैं वो देव कुबेर के समान है, बहुत धनवान, अखंड प्रकार का धन है, अति बहुत ज्यादा धन है इनके पास, ठीक है। और आखिर में बताया गया है कि ये गॉड यम के समान है, अर्थात भगवान यमराज जो कि हैं गॉड ऑफ डेथ। करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है इलाहाबाद पिल्लर में, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा गया है। आई होप ये बात आपको समझ में आई, इसको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको और बात बताऊं इसके बारे में तो सुनो। अब ये जो अभिलेख है इसके बारे में एक बार बताता हूं आपको, एक और है ना। देखो, इसको आप कौशाम्बी अभिलेख कह सकते हो, कौशाम्बी इंस्क्रिप्शन, है ना। आप इसको इलाहाबाद स्तंभ कह सकते हो, प्रयाग प्रशस्ति आप इसको कह सकते हो, ठीक है। ये अलग अलग टाइम पीरियड में एक ही पिलर पर अलग अलग चीजें लिखी गई हैं। और मुख्य जो बात हमें देखने को मिलती है इस अभिलेख को, इसकी जो रचना है, मतलब इसका लेखक कौन है बता देता हूं मैं। अभी बताया मैंने, हरिसेन था, है ना। और इसका रचनाकार जो है, जिसने इसको डिजाइन किया है, उसका नाम है तिलक भट्ट। क्या नाम है? तिलक भट्ट नाम है उस बंदे का। ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा है, याद रखने में काम आएगा। इसके अलावा सर और क्या पता लगता है? और पता लगता है कि इस अभिलेख है, इसकी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। कैसी भाषा है? कि सर भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा की ब्राह्मी लिपि की चंपू शैली है। कौन सी है? चंपू शैली में इसकी रचना की गई है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बताता हूं। सर क्या कर रहे हो आप? बताई जा रहे हो, पर इंपॉर्टेंट इसलिए क्या करूं, है ना। जरूरी है, कुछ बातें आपकी बुक में लिखी गई है, कुछ जानकारी जाननी जरूरी है, क्योंकि अधूरा ज्ञान थोड़ा होना चाहिए, मतलब पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये डिस्क्रिप्शन हमने देखा कि इतना सब कुछ लिखा गया है, तो ये टोटल 33 लाइंस में लिखा गया है। यानी 33 लाइन का डिस्क्रिप्शन हमें इसमें देखने को मिलता है अबाउट समुद्रगुप्त। करेक्ट। तो ये बातें जो है ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। हरिसेन कौन था? हरिसेन इनका दरबारी कवि था, मतलब किंग का पोइट था, और इनका फॉरेन मिनिस्टर भी था। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या पता लगता है? इसके अलावा हमें पता लगता है इनकी गॉड लाइक बताया गया है, और इनको जो है एक विजयी या फिर देवतुल्य बताया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको वीडियो को पॉज करके रोक कर स्क्रीनशॉट लेके उसको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह, जिस तरह आपको समझ में आए वैसे आपको नोट करना है। मैंने आपको बता दिया, करेक्ट। तो इतना कुछ था अभिलेख के अंदर, जो हमने सिंपल एक शॉर्ट
फॉर्म में एक ही बार में इसको खत्म कर दिया है। करेक्ट? ओके, सो अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर। सन ऑफ हेवन हो गया था हमारा, इसके बाद हम पढ़ने वाले थे, हाँ, और टाइम का पूछे तो 4th century. By the 4th century, there is evidence of larger states, including the Gupta Empire. Many of these depended on Samantas and men who maintained themselves through local resources, including control over land. तो गुप्ता एम्पायर की जब हम बात करें तो उस एम्पायर के अंदर हमें कुछ रिकॉर्ड ऐसे देखने को मिलते हैं कि कुछ राजा जो है वो सामंता पर निर्भर करते थे, और सामंता वो व्यक्ति होता था जो राज्य पर या फिर राज्य का चहीता व्यक्ति होता था। कई बार ऐसा होता था कि सामंता के पास इतनी पावर होती थी कि अगर कोई राजा जो है वीक है तो उस राजा को हराकर गद्दी अपने नाम कर लेता, और कई बार अगर राजा पावरफुल होता तो सामंता उसके अंडर में रहकर काम करता था, इस सामान्य भाषा में। सो बहुत सी बातें जैसे मैनी ऑफ डिपेंडेंट ऑन सामंतास एंड मैन मेंटेन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। और सामंता किस पर निर्भर थे? वहां के लोकल रिसोर्सेस पर जो कि वहां की पब्लिक उन्हें प्रोवाइड करवाती थी। एंड दे ऑफर्ड होमेज, उन्हें होमेज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर्स जो पावरफुल होते थे। एंड पावरफुल सामंता कुड बिकेम किंग्स, और जो सामंता खुद पावरफुल होते थे तो वो क्या बन जाते थे? वो खुद वहां के राजा बन जाते थे। सो कन्वर्सली वीक रूलर माइट फाइंड देमसेल्व्स बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबऑर्डिनेशन। तो जो भी राजा कमजोर रहा उन्होंने अपनी गद्दी को भारत सबऑर्डिनेट या फिर उनके इलाकों में अपने राज्य को खो दिया। सो histories of Gupta rulers have been reconstructed from literature, coins and inscription। यहां से गुप्ता की हिस्ट्रियां हमें पता लगती है, इंक्लूडिंग processes composed in praise of kings in particular and patrons in general by poets। वहां के जितने भी कवि होते थे, मतलब राजघराने के कवि, इन राजा के मंत्री जो कवि होते थे, उनके द्वारा लिखा गया लिटरेचर है, उनके कॉइन्स है, उनके इंस्क्रिप्शन है, वहां से हमें पता लगता है कि जिस तरह हमने देखा समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता लगता है, अभिलेख तो एक ही है ना, अशोक का कौशाम्बी अभिलेख है, वही प्रयाग प्रशस्ति है, और उसी को ही इलाहाबाद पिलर भी कहा जाता है। करेक्ट? ओके, सो while historians often attempt to draw factual information from such composition, those who composed and read them often treasured them as work of poetry rather than as account that were literally true। और जो इनको पढ़ा करते थे, या फिर देखो कुछ ऐसी कथाएं हैं जो लोगों के सिर्फ जहन में जिंदा होती थी, और उन्हीं कथाओं को, उन्हीं जात कथाओं को, उन्हीं कहानियों को, उन्हीं ड्रीम स्टोरीज को, फेरी टेल्स को इकट्ठा कर करके हिस्टोरियंस ने पूरे पुख्ता प्रमाण बनाए। और कुछ ऐसा होता था कि सिर्फ कहानियां हैं, उनके एविडेंस नहीं है, तो कुछ लोग उन्हें कहानियां मानते थे और कुछ मानते थे एक्चुअल में ऐसा हुआ था, तो एज ए लिटरेचर उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसे कि द प्रयाग प्रशस्ति आल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन एंड कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हरिसेना एंड द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्ता, आर्ग्युएबली द मोस्ट पावरफुल ऑफ द गुप्ता रूलर्स 4th century CE। तो अगर हमें ये प्रयाग प्रशस्ति जो है, अलाहाबाद अभिलेख जो है, इसी में कौशाम्बी अभिलेख, इसी में एक अभिलेख अशोक का है, कुछ समुद्रगुप्त का है, रचना हमें मिलती है। तो आगे हम जाके देखेंगे कुछ अभिलेख प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त की बेटी थी, पुत्री थी, उनके अभिलेख भी मिलते हैं हमें, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और वो जमाना ऐसा था जब महिलाओं को अधिकार नहीं थे, परंतु क्या पता उसके पास पावर थी और एक राजा की बेटी थी, तो हो सकता है उसको वैसा अधिकार मिला हो, है ना। तो उसका जो हमें एविडेंस मिलेगा वो उनका दान दक्षिणा वाला उसका एविडेंस, जो प्रशस्ति है वो हमें मिलेगी। ये जो महाराज है ये है हरिसेन, जिन्होंने इसको लिपिबद्ध किया था, लिखा था। कौन से? प्रयाग प्रशस्ति को। और दूसरा व्यक्ति था तिलकबट, जिसने इसकी रचना की है। ये भाई साहब समुद्रगुप्त के एक तो पोइट थे, दूसरा इनके फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, ओके। और ये जो पूरा था, इसके बारे में मैंने आपको एक सिंपल नोट में बता दिया, तो आप उसको याद रखिए, आपके लिए बेटर है। बड़ा सा मैटर जो है इजीली छोटे तथ्यों में याद रह पाएगा। इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्ता। अब जो मैंने आपको समुद्रगुप्ता की कहानी बताई थी कि उनको देवताओं के तुल्य बताया गया, कौन से देवता, वही उनमें बताया गया है। दिस इज एक्सपर्ट
एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रयाग प्रशस्ति से लिया गया उदाहरण है भैया। ही वॉज विदाउट एन एंटोगनिस्ट ऑन अर्थ, ही बाय overflowing of the multitude of his many good qualities adorned by hundred of good actions has wiped off the fame of other king. Wipe off the fame of other king. अपने पैर के तलवे से वो बहुत सारे राजाओं का जो फेम है चूर चूर कर देते थे। With the sole of his feet and पुरुषा, मतलब ही इज ए पुरुषा द सुप्रीम बीइंग। और यही हमने एविडेंस में लिखा था कि विजय देवतुल्य बताया गया, सबसे पावरफुल योद्धा जो है वो समुद्रगुप्त को बताया गया है उन्हीं अभिलेखों में। एंड बीइंग द कॉज ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुड एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैड, अच्छे को सपोर्ट करने वाले, बुरे का नाश करने वाले। इनकम्प्रिहेंसिबल वन हु टेंडर हार्ट कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाय डिवोशन एंड ह्यूमिलिटी। और वही जो व्यक्ति इनकी श्रद्धा, जो आस्था प्राप्त कर सकता है, जो उनकी पूजा करे इंसानियत के नाते और ह्यूमिलिटी दिखाए। वाह भी वाह। He is possessed of compassion. He is the giver of many 100,000 of cow. वो ऐसे महान सम्राट है जिसने हजारों गायों को दिया है दान में। Mind has received ceremonial initiations for the uplift of the miserable, the poor, the forlorn, and the suffering. He is resplendent and embodied kindness to mankind. He is equal to the god. किसके बराबर हैं? कुबेरा के समान है द गॉड ऑफ वेल्थ, वरुणा के समान है द गॉड ऑफ ओशियन, इंद्रा के समान है द गॉड ऑफ रेन, एंड यमा द गॉड ऑफ डेथ। कहा था ना मैंने, इन सभी देवताओं के तुल्य बताया गया है कि अगर यमराज के समान है जो पल में लोगों को मौत के घाट उतार दे, रेंज के समान है जो सब पर खुशियों की बारिश कर दे, वरुणा के समान है जो समुद्र के देवता जिसने समुद्र को विजय प्राप्त किया है, और द गॉड ऑफ वेल्थ जिनके पास सब कुछ है। ये हमें वहीं से मिलता है। एंड द पांड्या चीफ सेनगुत्वम विजिट द फॉरेस्ट। ये पांड्या के चीफ हैं सेनगुत्वम, उनके बारे में बताया गया है जब वो जंगल में गए, मतलब एक तमिल स्टोरी है। एंड दिस इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम द सिलप्पाडिकरम एन एपिक रिटन इन तमिल व्हेन ही विजिटेड द फॉरेस्ट। इसका एक्चुअल नाम है So people came down the mountain singing and dancing। तो दरअसल ये बताया गया है उस वक्तव्य में, उस रेफरेंस में, कि किस तरह जो है राजा को भगवान के तुल्य माना जाता था, जैसा कि मैंने अभी समुद्रगुप्त की बात करी। और यहां पर वैसा ही हमें एक एविडेंस मिलता है पांड्या चीफ सेनगुत्वम के बारे में कि जब वो पीपल केम डाउन टू माउंटेन्स, जब वो जंगल में गए लोगों के पास, तो लोग जो है पहाड़ों से उतर के आगे गाना गाने लगे, नाचने लगे। जस्ट एज द डिफीटेड शो रिस्पेक्ट टू द विक्टरीज किंग। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई राजा जंग जीत के आ रहा हो और पूरी सेना जो है उनका क्या कर रही है, सम्मान कर रही है, जोरों शोरों से उनका स्वागत कर रही है, उनके लिए प्राउड फील कर रही है। सो डिड दे ब्रिंग गिफ्ट, वो उनके लिए गिफ्ट लाए, आइवरी लाए, फ्रेगनेंट वुड लाए, फैंस मेड ऑफ द हेयर ऑफ द डियर, हनी, सैंडलवुड, रेड ऑर्क, antimony, turmeric, cardamom, pepper. They brought coconuts, mangoes, medical plant, fruit, onions, sugarcane, flower, areca nut, bananas, baby tiger, lions, elephants, monkeys, bear, deer, musk deer, fox, peacocks, musk, cat, wild cocks, speaking parrot, बोलने वाले तोते। मतलब कि किस तरह एक राजा को देवतुल्य समझ जा, देवतुल्य मानने पर, देवतुल्य होने पर कितना सम्मान और लोगों का दिया हुआ उपहार मिलता। इतने सारे उपहार कौन दे रहा है? वहां की जनता दे रही। किनको? सेनगुत्वम जो पांड्या चीफ है उनको। मतलब कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें मिलता है कि राजा को देवतुल्य माना जाता था, लोग उनकी एक्चुअल में पूजा करते थे। चेंजिंग कंट्री साइड एंड पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। अब देखो थोड़ा सा मुद्दा जो है वो बदलने वाला है, हमें ये प्रमाण मिले। अब हमें ये तो नहीं कह सकते ना कि सब जगह राजा की वाहवाही हो या फिर सभी राजा अच्छे हो सकता है अभी कुछ राजा जो एक्चुअल में अच्छे रहे हो उनकी जनता तारीफ करती है, उनके बारे में लिखा हो, और ऐसे करके कुछ राजा ऐसे भी हैं जो थोड़े क्रूर रहे हो जनता के लिए। और वहीं हमें एविडेंस देखने को मिलता है कि जब एक राजा
जानने के लिए जनता के बीच गया भेष बदल कर कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है। जब सभी लोगों ने उनको खरी खोटी सुनाई राजा के बारे में, मतलब कि शासन की व्यवस्था जानने के लिए, देखने के लिए कुछ राजा ऐसे होते हैं जो चेक करने जाते हैं भेष बदल कर कि हमारी प्रशासन जो है, हमारा प्रशासन कैसा है, क्या जनता हमारे बारे में सोचती है। वैसे एक राजा है, वो गया है। देखो इसकी स्टोरी। व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स, जनता कुछ जो थी उनके राजा के बारे में क्या सोचती थी। ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शन डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स, सीधी सी बात है। पता लग गया हमें कि ये एविडेंस इंस्क्रिप्शन से नहीं मिलते, क्योंकि जब भी हम इंस्क्रिप्शन देखते हैं वहां राजाओं को अच्छा दिखाया गया है। ऑब्वियसली राजा के मिनिस्टर हैं, राजा के पोइट हैं, कोर्ट पोइट हैं, वो तो उनके बारे में अच्छा ही लिखेंगे। अगर बुरा लिखेंगे तो राजा गला नहीं काट देगा उनका, है ना, कि ऋषण तूने लिखा है, गायब, तूने लिखा है, गायब। तो ऐसे करके, और लोग भी चाहते हैं भाई क्यों अपनी जान को जोखिम में डाले, है ना, हाँ, क्यों अपनी जान को जोखिम में डाले, तो जिंदा रहने से अच्छा है ना राजा की तारीफ लिखो। तो बस यही होता था। सो इन फैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट ऑफ देयर थॉट एंड एक्सपीरियंसेस, और वहां पर कॉमन पीपल जो है उनके लिखे हुए अवशेष बहुत कम मिलते हैं, शायद उन्हीं में से ही अवशेष हमें मिला है। एंड नेवरदलेस, कभी मिलते ही नहीं है। Historians have tried to solve this problem by examining stories contained in anthologies such as जात कथास एंड पंचतंत्रा। तो देखो, जैसा कि मैंने अभी कहा, जात कथा या फिर पंचतंत्रा वो कहानी है जो बूढ़े बुजुर्ग जो है अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं, जो एक्चुअल में घटा हुआ होगा, है ना। तो इनमें कुछ कहानियां ज्यादा मतलब यूं बढ़ा चढ़ा के होती थी, और कुछ कहानियों से अंदाजा लग जाता था कि ऐसा कुछ है। और वैसे ही एक जात कथा है इस किंग के बारे में। Many of these stories probably originate as popular oral tales that were later committed to writing. उन्हीं में से एक है द जात कथा वर रिटन इन पाली। एक जात कथा है जो पाली भाषा में लिखी गई थी अराउंड द मिडल ऑफ फर्स्ट मिलेनियम CE, एंड वन स्टोरी नॉन एज द गंधटिंडू एक जात कथा है डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए विक्ड किंग, एक दुष्ट राजा के बारे में। दीज इंक्लूड एल्डरली वुमेन एंड मैन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज एंड इवन एनिमल्स। और इस कहानी में औरत है, व्यक्ति है, किसान है, सभी जो समाज है, पूरा का पूरा समाज है, जानवर तक शामिल है। वो कहते हैं कि when the king went in disgust to find out what his subject, it means his, उनकी जनता जो है, thought about him, कि उनकी जनता जो है उनके बारे में क्या सोचती है, चलो देखा जाए। So each one of them cursed him, सबने उनको क्या कहा, बड़ा भुलास, बड़ा जो है बड़ा भला बुरा कहा, श्राप दिए, खरी कोटी सुनाई, गालियां निकाली। हिम फॉर देयर मिजरीज, उनके किए हुए कर्म कांड, जैसे कि कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक्ड बाय रॉबर्स सॉरी, कि रात को जो है उनके प्रजा पर रॉबर्स जो है उनके द्वारा अटैक किया जाता, और वही दिन में जो है टैक्स कलेक्ट करने वाले आ जाते। एंड टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपल अबेंडन देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। और इस सिचुएशन से बचने के लिए लोगों ने घरों को, अपने स्थानों को त्याग कर वो जंगल में चले गए। और एज दिस स्टोरी इंडिकेट द रिलेशनशिप between a king and his subjects, especially the ruler population, could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demand oppressive. और वही बात है कि देखो, जब जात कथा आई, हमने पढ़ा सुना कि सुबह टैक्स वाले आते थे, रात को वहां लूट मार वाले आ जाते थे। तो ये बात तो सिद्ध है कि राजा सिर्फ अपने जो राजकोष है उसको भरने के बारे में सोचता था, सिर्फ अपने कॉफर्स भरने के बारे में सोचता था, जनता के बारे में कदाचित नहीं सोचता था, है ना। फसलों पर टैक्स, अलग प्रकार के टैक्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, वो लेके जो भी चलता है उनका, वो चल रहा था। बाकायदा हम बात करेंगे किस प्रकार का रेवेन्यू सिस्टम था इनका। और दूसरा, जब ऐसी कंडीशन हुई तो कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो उन्होंने अपने प्लेस को अबेंडन करके वो चले गए फॉरेस्ट में, पर क्या हर व्यक्ति जाने के काबिल है क्या वहां? नहीं। लोगों की बड़ी बड़ी जमीनें हैं, खेत हैं, वो अपनी पुश्तैनी फादरलैंड को छोड़ के नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या करा, उन किसानों ने खेती के नए तौर तरीके सुझाने, अपनाने शुरू कर दिए, जिससे वो पैदावार बढ़ा सके और राजा के मुंह पे टैक्स फेंक के मार सके कि हाँ ये ले भाई तेरा टैक्स
हमें जीने दे शांति से। तो इसका एक सिंगल सोर्स क्या था, पैदावार को बढ़ाना, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन को बढ़ाना, उसके लिए उन्होंने कई तरीके यूज किए। So, escaping into the forest remain an option, and as reflected in Jat Katha story, meanwhile other strategies aimed at increasing production to meet growing demand for taxes also came to be adopted। कि भाई जाने का एक उद्देश्य हो सकता है, तरीका है, परंतु हर किसी के लिए नहीं है। तो क्या हुआ, एग्रीकल्चर को, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ तौर तरीके लोगों ने सुझाए गए। अब वो कौन से तौर तरीके हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो देखो, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ये तौर तरीके थे। वन सच स्ट्रेटजी वाज द शिफ्ट टू प्लग एग्रीकल्चर, कि बुआई का जो कल्चर था वो शुरू किया गया, मतलब हलों का प्रयोग। सो विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली सच एज दोज ऑफ गंगा एंड द कावेरी। सो गंगा और कावेरी का जो मैदान है हिमालय के नीचे की तरफ, फ्रॉम सी 6th century BCE द आयरन ट्रिप्ड प्लगशेयर वाज यूज्ड टू टर्न द एलुवियल सॉइल इन एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। जहां पर ज्यादा बारिश और अच्छे तरीके से बरसात का पानी आता था, वहां पर लोहे के, आयरन के हलों का उपयोग किया गया जमीन को सॉफ्ट और अपना उपजाऊ करने के लिए, कि जमीन जब टर्न होगी तो उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छे रहेंगे, है ना। एंड मोर एवर इन सम पार्ट ऑफ गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज। और क्या हुआ, पैडी का जो प्रोडक्शन है इंक्रीज भी हुआ ऐसे प्लग शेयर से। एंड बाय दैट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑल्दो दिस मींट बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर। और जो प्लांटेशन और खेती के तौर तरीके जे थे, जब अपडेट हुए, लोगों ने और सीखा, तो बकायदा ऐसा हुआ कि पैदावार में वृद्धि होने लगी। एंड वाइल द आयरन प्लग शेयर लेड टू ए ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिवली इट्स यूज वाज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट कल्टिवेटर्स इन एरियाज विच वर सेमी एरिड। देखो, जो सेमी एरिड थे ना, उन जगहों पे इनका यूज रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब लोग उनको यूज नहीं कर रहे थे। देखो क्या होता है कि जब जमीन हल से खोदी गई ना, तो नीचे की जमीन ऑब्वियसली सॉइल ऊपर आएगी तो वो सूखेगी पूरा। जहां अच्छी रेनफॉल है वहां तो वापस बारिश हो जाएगी। और जो सेमी एरिड है, जिनमें जमीन के अंदर का पानी ही पर्याप्त है पौधों के लिए, अगर वो उसे फेरबदल करेंगे तो जमीन जो बचा कुचा मॉइस्चर है, पानी है जो जमीन के अंदर, वो भी सूख जाएगा। तो इन एरियाज में आयरन प्लग शेयर का यूज करना पूरा का पूरा रेस्ट्रिक्टेड था। और वो कौन सा इलाका था, पंजाब का देख लो, राजस्थान का ये देख लो, या फिर थार डेजर्ट के आसपास का जो इलाका अगर आप देखते हो तो वो इलाका ऐसा है। सो वही है कि सच एज पार्ट ऑफ पंजाब एंड राजस्थान डिड नॉट एडॉप्ट इट टिल द 20th century। क्यों 20th century में ऐसा क्या हुआ भाई, तब तक उन्होंने एडॉप्ट नहीं किया था। 20th century तक उन्होंने सिंचाई के नए नए नियम, इरिगेशन सिस्टम जो है वो इंक्लूड कर लिए थे, जिसमें टैंक हैं, कुएं हैं, कैनाल्स हैं, बावड़ियां बनाने लगे लोग, नहरों का निर्माण करने लगे, नालियां बनाने लगे। तो तब जो है अच्छा जब पानी आने लगा, तब जाके इन क्षेत्रों में भी हलों का उपयोग शुरू हुआ था। एंड दोज लिविंग इन हिली ट्रैक्टर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न, अब भारत का जो नॉर्थन ईस्टर्न रीजन है वहां पर, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट प्रैक्टिस्ड हुई कल्चर। एक हुई कल्चर है जिसमें स्टेप फार्मिंग जिसको आप बोल सकते हो, या फिर उस तरह का जिसमें एक तरह के पेड़ों को लगाकर पानी रोका जाए, या फिर मृदा अपरदन, जो मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन है उसको रोका जाए, जिससे एग्रीकल्चर जो कल्टीवेटेड सॉइल है वहां रुक सके और वहां पौधों की पैदावार बढ़ सके। सो विच वाज मच बेटर सुटेड टू टेरेन, और उन इलाके में वो अच्छा था। देन अनदर स्ट्रेटजी अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज द यूज ऑफ इरिगेशन थ्रू वेल्स एंड टैंक्स एंड लेस कॉमनली कैनल्स। कम्युनिटीज as well as individuals organized the construction of irrigation work, and the latter usually powerful men including king often recorded such activities in inscription। तो देखो, जैसे लोगों ने कुओं का यूज करना, तालाबों का यूज करना, कैनल्स और इरिगेशन सिस्टम जैसे इंप्रूव हुआ, तो कुछ ताकतवर जो रूलर्स थे उन्होंने भी हेल्प करी, राजा ने हेल्प करी। और राजा ने कई जगह ऐसे एविडेंस मिले जब राजा ने कुओं का, बावड़ी का, तालाब का, वाटर टैंक का निर्माण करवाया है, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करवाया है, कुओं का निर्माण करवाया है, जल बचाने के या फिर जल इकट्ठा करने के
तौर तरीकों को अपनाते हुए राजा ने अपने इंस्क्रिप्शन में उनके बारे में बताया है कि आज महाराज ने ये काम करवाया या फिर उस इलाके में महाराज ने ये चीजें जो है बनवाई है। तो कुछ नेचुरल थी और कुछ आर्टिफिशियल, जिनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिलेगी और आगे जो है हम यही चैप्टर जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक है, इसको हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले पार्ट में इससे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। जय हिंद।